तो काफ़ी थ्योरी पढ़ ली थी, अब ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन देख लो क्या है। कोई ट्रायंगल रहा होगा, उसके तुम्हें दे रखे हैं मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, बी केयरफुल। ये ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है, ये ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होती है ना, उनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। आपको इसके बेसिस पर ट्रायंगल का वर्टेक्स बताना, यानी ओरिजिनल ट्रायंगल अपना जो भी है, ट्रायंगल का एरिया, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स, वो तो खैर इजी हो गया। एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, चलिए ओरिजिनल बोल दिया कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। ट्रायंगल मतलब जो एक्चुअल ट्रायंगल है। और एरिया ऑफ हो गया आपका सेंट्रॉइड। सारी डाटा आपको मालूम करने हैं। चलिए सबसे पहले हम उस काम पे ध्यान दें जो सबसे पहले कहा गया है। ये एक ट्रायंगल ABC है, ये इसके मिडिल पॉइंट्स हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं, कुछ नाम भी दे देते हैं, इसको P, इसको Q और इसको R। 1 1 -2, -5, -6 हमें मालूम करना है ABC। फिलहाल मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं इन पॉइंट्स को प्रिज्यूम करूंगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मिडिल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालें, ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग डिस्कशन होता है, लेंदी होता है, टफ तो बिल्कुल नहीं होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा विदिन 2 मिनट्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, आप कुछ मत करो, मिड पॉइंट की थ्योरी लगाओ। अब मिड पॉइंट की थ्योरी आप लगाओगे कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि आपके पास BC का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, ढेर सारे मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट की थ्योरी से क्या मिलेगा समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ से गए, पहले मैं BC का मिड पॉइंट लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, x2 + x3/2, y2 + y3/2 हमारे हिसाब से। पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 1, तो दे मस्ट बी सेम। इससे आप देखिए ध्यान से, यू गेट 2 इक्वेशंस इमीडिएटली। लिख दूं, x2 + x3 = 2, y2 + y3 = 2। तो डाटा ऐसे हैं कि दोनों सेम ही आ गए हैं। तो x2 + x3 मिल गया, y2 + y3 मिल गया। क्यों ना इनको नाम दे दें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यही काम इधर भी करना शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, बात तो तुम समझ ही गए होगे। इधर मैं देख पा रहा हूं, इस इक्वेशन से A और C के थ्रू जाऊंगा, तो A और C के थ्रू जाने में x1 + x3 = -4, y1 + y3 = 6। ये बनेगा अपना थर्ड और फोर्थ रिलेशन। फाइनली इधर से आते हैं AB की तरफ से, तो इससे हमें क्या मिलेगा, x1 + x2 = -10, y1 + y2 = -12। ओके, सो ओवरऑल हमारे पास जैसा एक्सपेक्टेड था, भी कैलकुलेशन सारी वॉच करते रहना, यही सब मैटर करता है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस गिनती में तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं, पर गिनती में ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज कोई भी इक्वेशन तुम ध्यान से देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबकी सब सिंपल, सीधी सरल लीनियर इक्वेशंस। 6 इक्वेशंस, 6 अननोन्स, तो हमें इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही वेल नोन मेथड है। x की जितनी भी इक्वेशंस हैं, तो x वाली इक्वेशंस हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ऐसा करें आप 1 3 5 को ऐड कर दें और देखें इससे क्या होता है। अगर मैं 1 3 5 को ऐड कर दूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि मुझे 1 3 5 को ऐड करने पर x1 x2 x3 सब कुछ मिलेगा 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स x1 + x2 + x3, राइट साइड में गए आप, 2 -4 -10, क्लियर है। तो 2 × -4 × -10 कितना हो गया, -12। तो राइट साइड में आपको सम मिलेगा -12 और लेफ्ट साइड में क्या मिला आप देख ही पा रहे हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दें आप और अच्छा होगा। तो ये मिला, लीजिए आपको x1 + x2 + x3 = -6। क्यों ना इससे भी कुछ नाम दे दें, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 7। इन द सेम मैनर अगर मैं y वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दूं, यानी इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6, तो ये मुझे देने वाला है 2 टाइम्स y1 + y2 + y3 इन द LHS। और RHS में क्या मिलेगा एक बार वेरीफाई करें, 2 + 6 दैट इज 8 -12 दैट इज -4।
तो ये आपको लीजिए मिल गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। कुल मिला के अब आपका ढेर सारी इक्वेशंस हैं, बस अब देर की बात की लेट्स फाइंड आउट x1 x2 x3। जैसे आप वॉच करिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 7 को फर्स्ट के साथ यूज़ करें तो आपको खट से x1 मिल जाएगा। अगर आप इसी को यूज़ करें थर्ड के साथ तो x2 मिल जाएगा। इसी को यूज़ करें आप फिफ्थ के साथ तो x3 मिल जाएगा। ठीक, तो चलो पहले निकाल डालते हैं x1 x2 और x3 इंडिविजुअली। x1 एज वी कैन वॉच, तीनों का सम -6, x2 प्लस x3 8, x2 प्लस x3 की वैल्यू डाल दी तो x1 कितना आएगा -8। x2 की बात करते हैं, x2 सेवंथ इक्वेशन को बार बार लेना है, यहां पर गए साफ साफ दिख रहा है कि x2 की वैल्यू अगर यहां से आप पुट करें x1 प्लस x3 कितना है -4, तो x2 की वैल्यू आई -2। फाइनली x3 पाने के लिए इसको पकड़ते हैं, x1 और x2 का सम कितना है -10, तो साफ साफ दिख रहा है x3 होना चाहिए +4, करेक्ट। तो x1 x2 की वैल्यू यहां पर पुट करी, -10 उधर शिफ्ट करा +10, x3 आ गया 4। x1 x2 x3 आपको तीनों इंडिविजुअली मालूम चल गए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग किसको, y वाले कोऑर्डिनेट्स को। y1 इक्वेशन नंबर 8 को पकड़े रहिए, ये बार बार लीजिए, इसके साथ फिट करिए एक एक करके। जैसे ये गए तो y2 प्लस y3 कितना है 2, y2 प्लस y3 2 है, y2 प्लस y3 2 यहां पुट करेंगे तो आपको y1 तुरंत क्या मिलेगा -4। नेक्स्ट y2 पाने के लिए इधर से आइए, y1 प्लस y3 कितना है, y1 प्लस y3 है 6 डालेंगे, y2 क्या मिलेगा -8। एंड फाइनली y3, y1 y2 की वैल्यू डाल दीजिए सीधे, -12 -4 -8 मिला के -12, उधर ले गए 10। ये लीजिए, आपको ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस मालूम चल गए। चूंकि पूछे थे तो बताने थे, क्या करता मैं। खैर मैं आपके आगे के क्वेश्चंस के जवाब दूं और मैं आपको बताऊंगा कि आगे के क्वेश्चंस के आंसर देने में क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स का तो नो डाउट हमारे अभी अभी की कैलकुलेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। जो मिड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ट्राइंगल बना उसे हम लोगों ने नाम दिया था ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल PQR के एरिया तो बिल्कुल क्लियर है। ये तो वर्टिसेस किसके हैं, ये हैं वर्टिसेस ट्राइंगल ABC के। सो A कह सकते हैं -8 -4, B आप लिख सकते हैं -2 -8 और C आपका हो गया 4, 10। ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस हो गए, जो एक पार्ट था क्वेश्चन का। हाँ जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बना उसका एरिया बताइए। तो हमने मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल को नाम दे दिया था PQR। तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जो आपको सिखाया गया था फॉर्मूला लगाते हुए। आइए करते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे x1 के साथ क्या आया था y2 माइनस y3 प्लस x2, तो x2 खुद क्या है -2। x2 के साथ क्या सिखाया था, x2 के साथ आएगा y3 माइनस y1, ये हो गया, प्लस x3 कितना है -5। x3 के साथ क्या आएगा, 3 के बाद बनाता है ना, तो y1 माइनस y2। ये लिखा गया आपका पूरा डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एरिया बनता कितना है। लेट अस इवेलुएट इट। 1/2 रहेगा 9, यहाँ पर है -6 है, ये थोड़ा अच्छे से लिखिए। तो ये आपका हो गया -7 इंटू -2 दैट इज प्लस में 14। यहाँ पर हो गया -2, वेरी गुड, सब कुछ प्लस में ही आ रहा है, वंडरफुल। ठीक, रीअरेंज करके ये बनता दिख रहा है मेरे पास 24 प्लस 9 दैट इज 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। यह है मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया। अब अगले पार्ट में पूछ लिया है जो एक्चुअल ट्राइंगल था उसका एरिया। अब उसमें 2 ऑप्शन है,
आप कह सकते हैं कि सर हमने एक्चुअल ट्राइंगल के वर्टेक्स तो मालूम ही कर लिए हैं, ABC जिसका नाम रखा गया था, वर्टेक्स मालूम कर लिए तो फॉर्मूला हमको आता है, निकाल देंगे। बट मैं कहूँगा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो यार, जब तुमने मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल PQR का एरिया निकाल ही लिया है और पीछे भी तुमने 10 मिनट्स पहले कुछ पढ़ा है, तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं लेते हो। तुम्हें कहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR और खेल खत्म। 4 मल्टीप्लाइड बाई 33/2, हाउ मच स्क्वायर यूनिट्स, 66 स्क्वायर यूनिट्स। ओरिजिनल ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स निकाल लो, नहीं तो फिर से याद आया कि मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है उसका भी सेंट्रॉइड और एक्चुअल ट्राइंगल दोनों का सेंट्रॉइड सेम होता है। तो यू कैन से सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज सेम एज दैट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। जैसे मना है निकाल लो, आपकी मर्जी पर है, चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, थिंग्स शुड रिमेन सेम। जैसे मैं यहीं से कैलकुलेट कर लूं तो 1 - 2 दैट इज -1 और -5, तो 1 - 2 -5/3। y कोऑर्डिनेट 1 + 3 - 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलता है, देखें जरा इसे रीअरेंज करके। जैसा मैं देख पा रहा हूं, सिंपल कैलकुलेशन है, ये बनेगा -7 + -6 दैट इज -2 x कोऑर्डिनेट, यहां पे बनेगा माइनस में 2/3 y कोऑर्डिनेट। तो मेरी कैलकुलेशन जो कि मैंने ट्राइंगल PQR के लिए करी है, यानी जो मिड पॉइंट्स वाला ट्राइंगल है उसके लिए करी, और उससे मैं पाता हूं कि ये मुझे मिलता है सेंट्रॉइड। डेफिनेटली द थिंग शुड मैच एंड आई एम श्योर दे विल मैच। तुम देख सकते हो, तुम अगर यहां से सेंट्रॉइड लिखोगे, बस ऐसे ही देखते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है यार, बार बार क्या लिख के करोगे। -8 - 2 कितना हो गया, -10 -10 + 4 दैट इज -6, -6 डिवाइडेड बाई 3 -2 मैच कर गया। -4 - 8 -12 + 10 -2 डिवाइडेड बाई 3, यस बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम लोगों ने एक बात जरूर ध्यान दी होगी कि चूंकि ट्राइंगल के वर्टेक्स पूछ लिए थे तो निकालने पड़े, उसमें टाइम लगा। अदरवाइज जो लास्ट के 3 पार्ट्स हैं, स्पेशली मैं इन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा कि 2, क्योंकि जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं वो उस ट्राइंगल को लेके हैं जिसकी साइड्स के ही मिडिल पॉइंट्स हैं। तो आपको एक्चुअल ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। मिड पॉइंट्स वाले ट्राइंगल का एरिया, उसका 4 टाइम्स आपके एक्चुअल ट्राइंगल का एरिया तैयार। मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड दैट वर्क एज सेंट्रॉइड ऑफ योर ट्राइंगल ऑल्सो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में या पूछी जाएंगी कंपटीशन में, तो आपको पता है ना कि कैसे टाइम बचाना है। ओके, सो वी डिड अ गुड क्वेश्चन जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी करी, थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स भी देखे। अभी फिलहाल आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा अगला सवाल आप लोग नोट करें। माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस। एक ट्राइंगल है, लेट्स से कॉल इट PQR, जिसके वर्टिसेस मैं ये लिख दे रहा हूं, और हमें पता करना है फाइंड इट्स G, S एंड H। ठीक, करते हैं। चलो देखो, सेंट्रॉइड तो खैर हमेशा इजी होता है, उसको लेके हेडेक नहीं होता है, लेकिन जब सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर पूछा जाए तो एक जनरल एडवाइस मैं हमेशा दूंगा कि ट्राइंगल का नेचर क्विकली मालूम कर लो। और इतना बड़ा काम नहीं कि हम ना कर पाएँ कि अरे ये तो बहुत टाइम लगेगा सर। ट्राइंगल का नेचर मालूम करने के लिए लेंथ्स आर इनफ। PQ, तो यहाँ से डिफरेंस 1, यहाँ से भी 1, कोई भी देख के बता देगा, √2, कोई टाइम ही नहीं लगा। PR यहाँ से कितना आएगा, गैप 2, इनका गैप 2 तो उसका 4 हो गया स्क्वायर, इनका गैप 1 तो 1, कितना हो गया, √5। लेंथ बड़ी ऑकवर्ड आ रही है, पर जो आ रही है आने दो। PQ हो गया, PR हो गया, अब किसकी बारी, QR। यहाँ से गैप 1, यहाँ से भी गैप 1, तो यहाँ से, अरे क्या बात है यार, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ तो चलो इंटरेस्टिंग मिला। तो मेरे पास जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस है 1, 2, 2, 3, 3, 1, और मैंने उनको नाम दे दिया PQR।
और मैंने फटाफट मालूम कर लिया है डिस्टेंस फार्मूला लगा लगा के उनके बीच के डिस्टेंस, यानी तीनों साइड्स की लेंथ। और तीनों साइड्स की लेंथ देखने के बाद क्या हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये ट्राइंगल एटलीस्ट आइसोसेलेस तो है, पर जो हमारा टारगेट था वो थोड़ा ना कंप्लीट हो पाया भाई। हमें आइसोसेलेस से काज बहुत लेना देना, क्योंकि सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में सिंप्लीफिकेशन तब मिलता है जब ट्राइंगल होता है राइट एंगल, और अगर इक्विलेटरल हो जाए तो खैर बात ही अलग है, फिर तो सब कुछ मर्ज हो गया। सो ट्राइंगल इज बाय नेचर आइसोसेलेस, बट कोई बहुत बेनिफिट नहीं हुआ, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सेंट्रॉइड लिख देता हूँ, सबसे सरल चीज लिखता हूँ। सेंट्रॉइड हो गया 1 + 2 + 3/3, 2 + 3 + 1/3. These are centroids, very interesting centroids. 6/3, 6/3. ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आ गया। अब सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीखिएगा। सर्कम सेंटर को निकालने के लिए फिलहाल जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा लेंदी है, पर फॉर्मूले से तो बेहतर ही है, क्योंकि सर्कम सेंटर का फॉर्मूला बहुत ही बोरिंग सा था, कौन लगाता है। मैं सर्कम सेंटर को मान लूंगा x1 y1, और मैं इस बात का इस्तेमाल करूंगा कि SP = SQ = SR। सारे डिस्टेंसेस को अपन इक्वेट करेंगे और पेशेंस के साथ देखेंगे क्या होगा। मैं पेयर वाइज चलाऊं, SP SQ, x1 - 1 स्क्वायर, y1 - 2 स्क्वायर, ये हो गया SP का स्क्वायर, SQ x1 - 2 का स्क्वायर, y1 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग भी कर दी क्योंकि हमें पता है अंडर रूट दोनों साइड्स में है, तो स्क्वायरिंग इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये मैंने निकाल लिया है अपना जो सर्कम सेंटर x1 y1 है, उसका एक बार डिस्टेंस P से और उसका अगला डिस्टेंस Q से। आइए इस इक्वेशन को पहले थोड़ा पेशेंस के साथ रीअरेंज करें। तो आप सभी को विजुलाइज हो रहा है, पहले ही कर देंगे। x² और y² सबके टर्म्स कैंसिल होंगे, x1² + 1 ठीक है, ये चीज हो गई। थोड़ा रीअरेंज करें इसको, x के सारे टर्म्स एक साथ ले आए, 4x1 - 2x1 कितना हो गया 2x1, y के टर्म्स में ले गए, -6 को इधर लाया, प्लस में ही बन गया 2y1। कांस्टेंट देख लें इधर, तो इधर 1 है, इधर है तुम्हारे पास 9, इधर आएगा तो बन जाएगा -8। ओके, रिलेशन तो अच्छा बन रहा है। x1 + y1 - 4 = 0। सर्कम सेंटर फाइंड करने के डायरेक्शन में हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमने डिस्टेंस SP और SQ को इक्वेट किया, और उनको इक्वेट करने से मुझे पहली इक्वेशन मिली फॉर x1 एंड y1। अब किसका नंबर है, अब कोई और दो डिस्टेंसेस ले लो, चाहो तो SP को दोबारा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस इक्वेट SP एंड SR। SP और SR से क्या मिलेगा, SP का स्क्वायर SR का भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डिस्टेंसेस का स्क्वायरिंग कर डाला। फिर से रीअरेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, और मैं आपको बताऊं एक बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे भी कैलकुलेशंस पे थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, बिकॉज इनमें कैलकुलेशन होती ही है बाय नेचर। बट द गुड थिंग इज दैट कि कुछ टर्म्स आउटराइटली कैंसिल ही हो जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं x1 के टर्म्स की, तो इधर आएगा 4x1। फिर लेता हूं मैं y1 के टर्म्स की, तो y का टर्म इस बार नेगेटिव में आएगा, -2y1 एज यू कैन सी। x1 y1 निपटने के बाद अब लेट्स कंसंट्रेट ऑन कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से +5 और इधर से बनेगा
10 दैट इज -5। ये तैयार हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इस्तेमाल करिए और फटाफट मालूम करिए x1 y1। यानी ऐसा लग रहा है कि सरकम सेंटर फाइंड करने की प्रोसेस थोड़ी लंबी जरूर है पर टफ नहीं है। इट रिक्वायर्स लिटिल बिट पेशेंट। कुल मिला के 5 मिनट से कम ही लगा है। अब इक्वेशन 1 2 को यूज़ करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से डबल करके उसमें ऐड कर देते हैं। तो लेट्स कम टू 1 and 2। तो सेकेंड इक्वेशन जैसी है उसको रहने दें, फर्स्ट इक्वेशन का डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x1 + 2y1 - 8 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। इफ यू ऐड देम व्हाट यू विल गेट, ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले मिलेगा 6x1 - 13 इज इक्वल टू 0, जो आपको दे देगा x1 13/6। x1 मिल गया, इससे y1 मिल जाएगा। आइए y1 निकालें। व्हाट इज y1 हियर? 4 - x1, तो 4 - 13/6, 24 - 13/6 दैट इज 11/6। वंडरफुल। तो एक काम हुआ कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ? सेंट्रॉयड मालूम चल गया। कितना आया? 13/6। नॉट सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड तो हम पहले निकाल चुके थे, बहुत ही प्यार से आ गया था। एक बड़ा काम हो गया, दैट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर 13/6, 11/6। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। तो देखो अब प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप थोड़ा भी जो मैंने आपको बातें बताई ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के नाम से, अगर आप उन पे क्लियर रहो तो आप देखोगे चीज़ें स्मूथली चलेंगी। सरकम सेंटर पता, भले मेहनत लगी। सेंट्रॉयड कोई बात ही नहीं थी, सो सिंपल। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन के बाद मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता कि आप ऑर्थो सेंटर ना निकाल पाएँ। मैं बताता हूँ कैसे, क्या प्लान है मेरे दिमाग में। वेरी सिंपल, माई प्लान इज सिंपल। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड, ऑल ऑफ देम आर कोलिनियर। सेंट्रॉयड 2,2 है, ये आप मालूम कर चुके हैं 13/6, 11/6। थोड़ा वक्त लगा है पर मालूम कर लिया। अब मैं इस थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा और मुझे साफ साफ दिख रहा है अगर सेक्शन रूल वैलिड है और सब कुछ है तो कोई रीज़न थोड़ा ना है कि हम पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट्स ना निकाल पाए। यार आपको 3 में से 2 पॉइंट्स पता है, आपको ये पता है किस रेशियो में चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो उसके बाद अगर हम नहीं निकाल पाएंगे फिर तो बेकार है। सो आई एम श्योर हम सब मालूम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आइए जल्दी से मालूम करते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मालूम करने के 2 वेज हैं। एक तो ये है कि आप इसको ऐसे सोचें कि भाई एच जो है वो इस सेगमेंट को किस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। या थोड़ा सिंपल वे ले लें, हल्का सा टाइम बढ़ेगा पर सिंपल है। आप यूँ कह दें कि लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है तो हमारी थ्योरी के हिसाब से सेंट्रॉयड को हम क्या लिखेंगे? हम अगर सेंट्रॉयड लिखें सेक्शन रूल लगा के तो हम सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखेंगे। मैं तो ये लिखूंगा अल्फा + 2 into दिस दैट इज 13/3। ये हो गया x/3, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा? बीटा + 11/3, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे हिसाब से तो ये होगा, पर एज पर क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले कैलकुलेशन करके वो कितने हैं? 2,2। तो दोनों सेम कर दीजिए। दिस इज अ गुड वे ऑफ फाइंडिंग अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं अल्फा + 13/3 इज इक्वल टू 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बीटा + 11/3 इज ऑल्सो 6। रीअरेंज कर दीजिए, इधर ले जाइए सब्सट्रैक्ट करिए 5/3, इधर ले जाके सब्सट्रैक्ट करिए 7/3। डन। तो लीजिए ऑर्थो सेंटर भी तैयार हो गया, 5/3, 7/3। तो इस तरह से आप बड़े प्यार से ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है तो आप बाकी डाटा निकाल लेंगे। अब ये कि आपकी किस्मत अगर अच्छी हो, ऐसा कभी कभी होता है, हो सकता है अभी हम क्वेश्चन करें तो उसमें भी हो कि ट्रायंगल आ जाता है राइट एंगल। मज़ा ही आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल में सबको पता है कि कितनी चीज़ें अच्छी हैं।